नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ कांग्रेस के एक ऐसे सीनियर लीडर हैं जो कांग्रेस की, अगर मैं मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करूं तो वो यहाँ वीरेंद्र सहवाग जैसी भूमिका में हमेशा रहे हैं। एक बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी करने का उनका अंदाज़ रहा है। राजनीति में बेफिक्र और खुलकर बोलने का उनका जो अंदाज़ रहा है वो कुछ लोगों को पसंद भी आता था और कुछ लोगों को पार्टी के भीतर पसंद नहीं भी आता था। लेकिन उन्होंने ना अपनी शैली बदली, ना अपना बात करने का अंदाज़ बदला। वो मालवा से आते हैं और जिस तरह से मालवा में एक अंदाज़ और एक तरीका है कि बात को बहुत विनोदी लहजे में और बड़े लाइटर वेन में भी कहा जाता है, वो उसके बड़े प्रतिनिधि राजनेता हैं। इस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति में वो खासा अहम स्थान रखते हैं। जो कोर ग्रुप है पार्टी का, उस कोर ग्रुप के वो बहुत अहम सदस्य हैं। और अगर मैं बात करूं सीनियर लीडर्स की, तो काफ़ी 2023 के इलेक्शन के लिए अब उन पर निगाहें भी हैं। कमलनाथ जी के वो बिल्कुल दाहिने हाथ की तरह उन्होंने काम किया है। और कमलनाथ जी ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में सारे सीनियर लीडर्स के साथ सहमति असहमति के बाद भी वो हमेशा अपनी गरिमा और अपनी डिग्निटी के साथ आगे बढ़ते रहे। तो मुलाकात करिए सीनियर लीडर और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर सज्जन सिंह वर्मा जी से। बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार शरद भाई जी। पहले तो नए साल की आपको शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया जी। और सबसे पहले मैं मुद्दे पर ही आता हूं। जी। कठिन होता है सज्जन सिंह जी, जब आप एक ऐसी चुनौती से जूझते हैं कि सरकार बनने के बाद आप सरकार में नहीं रहते हैं, लेकिन पीछे की बातों को भूलकर अगर हम भविष्य की तरफ देखें तो ज़्यादा बेहतर होता है। और कांग्रेस मुझे लगता है यही कर रही है। किस तरह से आप इस वक्त भविष्य को देख रहे हैं? मैं समझता हूं कि पिछले समय क्या गलतियां हमसे हो गई, क्या त्रुटियां थी हमारी वर्किंग में, जी। आने वाले समय में वो गलतियां ना हों। सूक्ष्म से सूक्ष्म बात पे पैनी नज़र रख के अब आगे का भविष्य सुधारने के लिए बढ़ा जाए, ये रणनीति बनाने की आवश्यकता इस समय मैं महसूस करता हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो होगा। एक चलती हुई सरकार गिरी, क्यों गिरी? इतने अच्छे काम कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार ने किए, गुंडा राज समाप्त किया, भू माफिया रेत माफिया समाप्त किया, शुद्ध के खिलाफ युद्ध, मिलावट खोरों को जो जहर घोलते थे जेल की सलाखों के पीछे भेजा, तमाम सामाजिक कार्य, गौ माता के लिए संरक्षण, पेंशन वालों की पेंशन बढ़ाना, ये सारे काम करने के बाद हम फेल्यूर क्यों? इसलिए कि हम प्रोपोगंडा नहीं कर पाते। हम अपनी बात को पब्लिक के बीच में बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन उसका नहीं दे पाते। ये गलतियां लंबे अरसे से महसूस की जा रही, इन्हें सुधारना पड़ेगा। ये मैं काफ़ी लंबे समय बाद कांग्रेस की तरफ से ये स्वर भी सुन रहा हूँ कि कुछ गलतियाँ हमारी थी, बजाय इसके कि आप सारी बात बीजेपी की तरफ धकेल दें। मुझे लगता है ये चिंतन का एक बेहतर नज़रिया है कि आप पहले अपनी गलतियों की तरफ देखें, फिर अपने प्रतिद्वंद्वी के आक्रामक नज़रिए की तरफ चलें। आप मीटिंग्स में भी बड़ी खुलकर अपनी बात रखते रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या कमलनाथ जी के बारे में ये भी कहा गया कि जिस तरह का एक सपोर्ट सिस्टम उनको मध्य प्रदेश में चाहिए था, मतलब सज्जन सिंह जी से नहीं, उनसे तो 100% मिला, लेकिन बाकी लोगों से जो 100% सपोर्ट मिलना था, मैं ये नहीं कहूँगा उन्होंने जानबूझकर नहीं दिया, लेकिन शायद उनकी भी तैयारी नहीं थी, या 15 साल अपोजिशन में रहने से धार उनकी कुंद हो गई नेताओं की। इसको आप किस तरह देखते हैं? असल में कमलनाथ जी भारत के कांग्रेस की राजनीति के टॉप लीडर्स में से एक है जी। वर्किंग दिल्ली स्टाइल की। जी। एक स्टेट में हमको दिल्ली की वर्किंग को थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ता है। दिल्ली की बड़ी अलग ढंग की राजनीति, स्टेट की अलग ढंग की राजनीति है। असल में क्या हुआ कि कमलनाथ जी का कद इतना बड़ा है आज भी कि सारे जितने नेता, बड़े बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश में, उनके आगे वो खुद मानते, वो हमारे नेता बड़ा भाई मानते कमलनाथ जी को। तो कई बार कमलनाथ जी के सामने
उन बड़े नेताओं की जो जो वो भी देश की लीडरशिप की गिनती में, वो भी कभी कभी बोल नहीं पाते। तो ये कई चीज़ें थी कि कुछ नेता को लगता था यार कमलनाथ जी से हम कैसे बात करें, कैसे अपनी बात की उन्हें था पहुँचाएंगे, आखिर क्या है। तो साथ तो सबने दिया। देखिए मैं तो इस मामले में मैं बेबाक टिप्पणी करता हूँ जी। मैं बोल देता कि फला टीम ने गड़बड़ करी है, जी। साथ सबने दिया, पर हमारा फेल्यूर रहा कि हम उस एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति के मनोभाव को पहचान नहीं पाए, जिसने अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते हुए एक अच्छी भली सरकार की बलि चढ़ा दी। मैं आप समझ रहे हैं किसके लिए किसके लिए कह रहा हूँ। तो हम मनोभाव उस व्यक्ति का समझ नहीं पाए, कमलनाथ जी नहीं समझ पाए, दिग्विजय सिंह जी नहीं समझ पाए, और उस व्यक्ति की कुंठा कांग्रेस को लील गई। मानव का मनोविज्ञान पहचानना भी बड़ा जरूरी है, मनोभाव पढ़ना भी बहुत जरूरी है। बलिवेदी पे हम जरूर चढ़ गए, लेकिन आने वाला समय उसी व्यक्ति की वजह से ना कुछ चने बीजेपी को चबाना पड़ेगा मध्य प्रदेश में, ये बता देता। सज्जन सिंह जी, आपने कहा सिंधिया जी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, लेकिन कई आपके अपने विधायक भी बीजेपी का हिस्सा बने, उसे आप किस तरह देखते हैं? नहीं देखिए, इमोशनली ब्लैकमेल शब्द है ये। जब एक व्यक्ति जो ग्रुप लीडर है, ग्रुप चलाता है, तो ग्रुप का जो नीचे का सदस्य उसकी तरफ आशा भरी दृष्टि से देखता है कि यही मिलना है, जो कुछ मिलना है ग्रुप लीडर से ही मिलना है जी। जब वो ग्रुप लीडर आपके आगे आके आंखों में आंसू हो और ये कहे कि मेरी इज्जत का सवाल है, मेरी अस्मिता का सवाल है, मेरे लिए तुम अपनी कुर्बानी दे दो, जी। वो ट्रस्ट करते थे कि चलो कुर्बानी देंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। तो जब वो ग्रुप लीडर, वो विधायकों का ग्रुप उससे बंधा हुआ, इमोशनली ब्लैकमेल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन विधायकों को किया। ठीक है, कुछ लोग मंत्री बन गए, कुछ अन्य पदों पे आ गए, पर स्वाभिमान पे चोट तो तुम्हारे पड़ी है बिकने वाले लोगों पे। आपके लिए अब क्या सबक आप देख रहे हैं कांग्रेस के लिए? क्या, क्योंकि ये कहा गया बार बार कि संगठन आपका कमज़ोर रहा। कमलनाथ जी ने ये कहा बाय इलेक्शन के वक्त कि मेरी लड़ाई बीजेपी से नहीं, बीजेपी के मजबूत संगठन से है। तो मजबूत संगठन का जवाब मजबूत संगठन ही हो सकता है। और हमने ये देखा कि कमलनाथ जी जब से 2018 से मध्य प्रदेश में आए हैं, तो वो और उनकी टीम, यानी आप जैसे नेता जो हैं, वही संगठन के एक तरह से विकल्प के तौर पर, जो हो नहीं सकता, लेकिन कोशिश की उन्होंने कि हम चलें। लेकिन अब आपको संगठन तो 2023 के लिए मजबूत बनाना होगा। देखिए शरद भाई, कमलनाथ जी जब आए, मैं समझता हूँ मई के महीने में, भाई 1 मई को, जी 1 मई 2018, मजदूर दिवस, श्रमिक दिवस था, जिन उन्होंने यहाँ के पदार्पण किया, चार्ज लिया, और 7 महीनों में संगठन को उठा के खड़ा करके मजबूती दी और कांग्रेस की सरकार बनाई। संगठन कार्यकर्ता बहुत हैं, उन कार्यकर्ताओं की उपयोगिता कहाँ है, ये हम ठीक ढंग से मैनेज कर नहीं पाते। जब हम 7 महीने में कमलनाथ जी ने 15 साल की सरकार को पछाड़ के कांग्रेस की सरकार बना के कांग्रेस कार्यकर्ता की झोली में डाल दी। लेकिन अब मैं आपकी बात पे आता हूँ। हाँ, इस समय संगठन को चुस्त दुरुस्त करने की आवश्यकता जबरदस्त तरीके से है। और मैं कुछ बातें खोलना नहीं चाहूँगा संगठन के बारे में, जो कुछ निर्णय
2-4 दिन में होना है, पर वो निर्णय कांग्रेस के सुखद भविष्य के लिए अच्छे होंगे। इन 2-4-5 दिनों में निर्णय जो लिए जा रहे हैं। अब नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव हमारे जी सामने हैं। इस चुनाव पे पेनी दृष्टि रख के परफॉर्मेंस के हिसाब से यदि नहीं जिले जिले में आपने ठीक व्यक्तियों को चुन लिया, उन व्यक्तियों को संगठन में तरजीह दी, तो आने वाला 2023 का इलेक्शन विधानसभा का हम निश्चित रूप से जीतेंगे। जी एक चीज़ ये भी कही गई सज्जन सिंह जी कि अगर गंगोत्री में गंगा जब तक शुद्ध नहीं होगी तब तक नीचे गंगा का स्वरूप बहुत शुद्ध और पारदर्शी नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि कुछ उच्च स्तर पर भी आपके यहाँ एक धुंधलापन है? 23 नेता एक चिट्ठी लिखते हैं, उसके अर्थ कुछ और लगाए जाते हैं, फिर कुछ परिवर्तन होते हैं, फिर कुछ बातें होती हैं, फिर ये होता है कि साहब जब तक राहुल जी को कमान नहीं मिलेगी, जब तक क्लैरिटी नहीं होगी, वरिष्ठ नेताओं के बीच में, युवा नेताओं के बीच में द्वंद्व की बात है। क्या लगता है आपको, ये भी एक कारण है जो आप आगे जाने के बजाय पीछे आ रहे हैं? मैं शरद भाई आपके प्रश्न के मर्म को समझ गया। कुछ हलचल 2 महीनों में दिल्ली में कांग्रेस पार्टी में हुई। जिन लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाया, मैं आज आपके माध्यम से उन पे प्रश्न चिन्ह लगाता हूँ जी। नाम लेके बोलूँगा, मुझे कोई डर है जी। मैंने भी लंबी पारी खेली है राजनीति की। जी। कपिल सिब्बल साहब 6 साल 6.5 साल मोदी सरकार को हो गए दिल्ली में। जरा कपिल सिब्बल साहब आप बता देना, आप कितने कार्यकर्ताओं से मिले हो कांग्रेस के, कितने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ढाढ़स बंधाया है, कितनों के काम आए हो। वही गुलाम नबी आज़ाद के लिए, वही उन नेताओं के लिए बोलता हूँ जिन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। पहले अपने गिरेबां झांक लो, फिर उस तरफ उंगली उठाना जिन्होंने सब कुछ आपको दिया है, आपके जीवन को कहाँ से कहाँ उठा के दिया। ठीक है, शीर्ष नेतृत्व है, होती है गलतियाँ, पर हम पूरा की पूरा उन्हें कटघरे में खड़ा कर दें तो अपने आप को कटघरे में पहले खड़ा करो। आज मैंने एक जगह स्पीच थी, मेरी संगठन के बड़े नेता आए हुए थे, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था। मैं ईमानदार हूँ, मैं गंगा मैया का जल अपने हाथ में उठा के कसम खाता हूँ कि मैं बेईमानी नहीं करूँगा। किसी को भी टिकट मिलती है, ये मैं गंगा माँ की सौगंध खा के कहता हूँ। जी। जितने लोग हैं आप भी उठा पाओगे? सबने कहा हम जी। आप उठा रहे हो तो हम भी गंगा जल उठा के। तो आप कितने ईमानदार रहे संगठन के प्रति। मैं सांसद था, कपिल सिब्बल से मिलने के लिए हमें सांसद हो गए 1-1 महीने का टाइम लेना पड़े। तो एक दिन गए और 1 लात दी दरवाजे को, मिले, बात करी, काम वाम नहीं होगा। लेकिन स्वाभिमान जिंदा रख के तो उन लोगों के लिए मैं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूँ कि तुम जो प्रश्न खड़े कर रहे हो बेबुनियाद हैं। कभी तुमने उन के हाथ मजबूत करने की कोशिश करी जिनके कंधों पे कांग्रेस चल रही, जिनके हाथों में मजबूती होना चाहिए ताकि उन हाथों से उस कांग्रेस को आगे बढ़ा सके। ये मेरे ख्याल से ये बहुत महत्वपूर्ण बात सज्जन सिंह वर्मा जी कर रहे हैं और कह रहे हैं, और इस बात के कई मायने भी हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि निशाना कमलनाथ जी की तरफ भी साधा गया था, लेकिन ये बात जो सज्जन सिंह जी कह रहे हैं उससे बहुत सारी चीज़ें साफ हो जाती हैं कि कपिल सिब्बल और उनकी टीम की तरफ जिस तरह इन्होंने इशारा किया। सज्जन सिंह जी, कमलनाथ जी को लेकर ये प्रश्न सबके मन में है, मध्य प्रदेश की जनता के मन में, कि क्या वो मध्य प्रदेश रहेंगे 2023 तक या दिल्ली जाएंगे। जिस तरह अभी ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का विषय उठा, कुछ अधिकारियों के नाम उठे और तथाकथित रूप से मनी ट्रांसफ़र की बात हुई,
तब से भी ये सवाल उठे हैं तेजी से। आप दोनों ही मामलों को, कमलनाथ जी क्या मध्य प्रदेश में रहेंगे, क्या जवाब है आपका? इस समय दिल्ली कांग्रेस के हाईकमान में थोड़ा सा वैक्यूम है। स्वर्गीय मोतीलाल जी वोरा, स्वर्गीय अहमद पटेल जी, इनके जाने के बाद वहाँ पे कुछ सीनियर लीडर की आवश्यकता है। लेकिन मध्य प्रदेश के हम कांग्रेस के लोग चाहते हैं कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में ही रहें। 2023 में उस छोटे कार्यकर्ता की झोली में कांग्रेस की सरकार लाके डाल दें, उसके बाद कमलनाथ जी दिल्ली जाएं। उनका कद बड़ा है। आपने भी एक प्रश्न और किया कि कुछ अधिकारियों के नाम और कुछ नेताओं के नाम, मनी ट्रांसफर रूप से जी इसमें आया। शरद भाई, बड़ा विचित्र मध्य प्रदेश और भारत है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय इकाई के ऊपर इस तरह के आरोप लग चुके हैं विद प्रूफ। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के पास सारी इंफॉर्मेशन है। कितने करोड़ रुपए कहाँ गए, 1000 करोड़ रुपए का मिसलेनियस, इतने पैसे कहाँ गए जो आपने बड़े बड़े तीरंदाज चुनाव अभियान को चलाने के लिए, प्रशांत किशोर जैसे कई, उनका कहीं रिकॉर्ड नहीं है। ये प्रकरण हमारा तो अब हुआ, हमारी सरकार के समय, चूंकि केंद्र में तुम्हारी है, बीजेपी की सरकार, तो तुम यहाँ हमारे वहाँ छापेबाजी करा लो, कोई बात नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संपूर्ण संगठन पे इतने बड़े कोष का आरोप लगा, कहाँ है हजारों करोड़ रुपया, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? उसकी ये मैं 5-6 साल पुरानी घटनाओं का जिक्र कर रहा हूँ। जांच चल रही है, बड़े केचुए की तरह चल रही है। कांग्रेस के लोगों के खिलाफ करना है तो इतनी तेज गति से चल रही है, बाप रे बाप, मैं बोल नहीं सकता कि तो आप क्या ये भी कह रहे हैं कि सब बड़ी सामान्य प्रक्रिया है चुनाव के लिए, फंड ट्रांसफर और ये सारी चीजें? नहीं शरद भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आप करिए, जांच करिए, सब करिए, लेकिन समानता तो हो। एक ही प्रकार की जांच में 5-6 साल से एक जांच चल रही है, वो ढीली पड़ी है। 3 महीने पहले कोई केस आता है, वो इतनी तेज गति से कि वो कछुए की चाल चल रहा है, इधर खरगोश की चाल से जांच करके आपने तमाम आरोप लगा दिए। मैं कह रहा हूँ कि हर चीज जो संविधान के विपरीत है वो गलत है। जी जी। आप ये मानते हैं कि ये जांच जो है ये अपना काम करे, कानून अपना काम करे, और जो भी निष्कर्ष है वो कांग्रेस अपने को पाक साफ मानती है? मैं बिल्कुल बोलता हूँ ना, करो। पर ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये एक तरह की जांच को एक गति से क्यों नहीं चलाता? इसके पीछे क्या कारण है? इस पे मेरा प्रश्न चिन्ह है और रहेगा। जी। इनकम टैक्स के ऑफिसर सुन रहे हो तो सुन ले, ये तथ्यात्मक चीज दे रहा हूँ शरद भाई। जिस दिन आप बोलोगे विद प्रूफ आपको दे दूंगा कि कितने हजार करोड़ का मिसलेनियस भारतीय जनता पार्टी के चंदे वाले कोष में हो। एक चीज ये बताइए कि बीजेपी ने बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जब आपकी सरकार थी। ये भी आरोप लगा कि मंत्रालय की 5वीं मंजिल जो है वहाँ करप्शंस थे। क्या आपको लगा कि कुछ अनुभवहीनता भी आड़े आई, कि कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो आपको मुश्किल में डाल गई, परेशानी में डाल गई आपकी सरकार को? नहीं, मैं कमलनाथ जी की एक गलती बताता हूँ, कमलनाथ जी पे आरोप लगाता हूँ इस बात का। हमने जो वचन पत्र चुनाव के समय बनाया था, विधानसभा के वचन पत्र हमारे लिए एक ग्रंथ के समान था। कमलनाथ जी 5वीं मंजिल पे बैठ के वचन पत्र वाली पुस्तिका सामने रख के अधिकारियों को यूं बिठाते थे।
क्या हुआ इसमें, इस पॉइंट पे क्या हुआ, इसमें क्या हुआ। गलती ये हुई कि वचन पत्र के साथ साथ सामयिक विषय भी होते हैं। जी जी जी। राजनीति का अपना एक चरित्र होता है। जी। हर प्रदेश की राजनीति की प्रकृति अलग अलग है। कमलनाथ जी बिल्कुल ईमानदारी से लगा रहता है कि ये गौशाला इतनी बनना चाहिए, पाइपलाइन के जरिए इस विधानसभा के इतने गांव में पानी जाना चाहिए। पानी जाना चाहिए। जी। आप सब कर रहे हो, पर आप ये भी तो देखो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कर रहा है, दिग्विजय सिंह जी क्या कर रहा है, सज्जन वर्मा क्या कर रहा है। वहाँ भी तो नज़र रखना पड़ेगी आपको। आप करते गए काम खूब किया। इंदौर में बार डांस की संस्कृति को आपने, जो मध्य प्रदेश में पनप रही थी, पूरा क्लब तहस नहस कर दिया, गुंडों को जेल के पीछे भेज दिया। वचन पत्र निभाओ, लेकिन सामयिक दृष्टि आपकी इतनी मजबूत होना चाहिए, उसमें थोड़ा कमजोर पड़ जी है मेरा। ये भी आपने बड़ी खुलकर ये बात की। एक तरह से आपने इशारा किया कि कहीं उनका जो एक अपनी ही टीम के लोगों पर एक विश्वास करके उन्होंने उस तरफ तवज्जो नहीं दी, वो चीज़ भारी पड़ी। नहीं तो बाकी और जिस पे विश्वास किया, अंधविश्वास किया। कुछ लोगों ने इस 15 महीने की सरकार में दुरुपयोग भी किया। ठीक है, दुरुपयोग हुआ, लेकिन कुछ चीजें सामने दिख रही थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जा रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जा रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जा रहा है। ये सारी चीज़ पीसीसी, अब एक नई पीसीसी उभर कर सामने आए, क्योंकि बीच में ये भी कहा गया कि आपके यहाँ जो चुनावी दृष्टि से पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र देने की पद के एक होड़ लगी, उससे भी पीसीसी का मूल स्वरूप नष्ट हुआ। अब एक ऐसी पीसीसी चाहिए जहां चुनिंदा पदाधिकारी हों, कमिटेड पार्टी की विचारधारा के साथ खड़े लोग हों, जिनका अनुभव हो। तो क्या हम माने कि एक ऐसी पीसीसी सामने होगी जल्दी? बिल्कुल, मैंने आपके शुरू के प्रश्न में आपने इशारा किया कि चंद दिनों में कुछ अच्छे निर्णय हो रहे हैं, और जो प्रश्न आपका है उसी तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं। बहुत कमलनाथ जी के साथ बहुत मजबूत एक टीम चुनकर एक छोटी कार्यकारिणी, जिसमें कम पदाधिकारी हो, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हो, सामाजिक प्रतिनिधित्व सही हो, ये सारी बातों का संतुलन बना के बहुत जल्दी आपको ये बात देखिए। आखिरी प्रश्न कर रहा हूँ आपसे। मध्य प्रदेश में युवा और आप जैसे वरिष्ठ नेता, इनका एक आदर्श समन्वय ये पीसीसी में भी दिखना चाहिए और ये मैदानी स्तर पर भी दिखना चाहिए। आपके साथी जिनको आप बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं इंदौर से, जीतू पटवारी जी की मैं बात कर रहा हूँ। मुझे याद है एक कार्यक्रम में आपने कहा था और बहुत गंभीरता से कहा था कि इन पे निगाह रखिए, ये आने वाले कांग्रेस का एक भविष्य है। जयवर्धन सिंह है और भी काफ़ी आप, क्योंकि पूरा मंत्रिमंडल एक तरह से युवा मंत्रिमंडल रहा था कांग्रेस का, तो किस तरह से आप युवा और वरिष्ठ एक समन्वय को देखते हैं, क्योंकि यही कांग्रेस की नींव मध्य प्रदेश में मजबूत करेगा? शरद भाई, मैं ऐसा मानता हूँ, जयवर्धन, जीतू पटवारी, नकुल नाथ जी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। हनी बघेल है जी, तरुण भानोट है। मेरा ऐसा मानना है कि सेकंड लाइन, ये सेकंड लाइन है हमारी, सेकंड लाइन जी, 40 से 50 साल की एज ग्रुप वालों को आपको अच्छे पदों पे लाके जी, उनके हाथों में शक्ति देके उनके हाथों को कमान सौंपना पड़ेगी। सेकंड लाइन जिस दल की कमजोर रहती है, वो दल सरवाइव करने में बड़ी दिक्कत जाती है। और ये निर्णय हमने अपने हाई कमान को बता दिया है और उनसे करवा भी लिया है कि 40 से 50 साल का एज ग्रुप, उसको शक्ति दी जाए। वरिष्ठता का जो क्रम है, कई पद ऐसे हैं जहाँ बैठ के
अपने अनुभव का आशीर्वाद दें तो ये संगठन मजबूत हाथों में आएगा और हम आगे बढ़ेंगे। बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए सज्जन सिंह जी, और बहुत शुभकामनाएं आपकी भावी राजनीतिक यात्रा के लिए। थैंक यू भैया। ये थे सज्जन सिंह वर्मा जी। बहुत महत्वपूर्ण बात, उनका कहना है कि हफ्ते 10 दिन के भीतर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का या एक पखवाड़े के भीतर एक नया स्वरूप सामने आएगा। कमलनाथ जी के लिए उनका कहना है कि 2023 तक वो मध्य प्रदेश में डटे रहेंगे और उसके बाद ये उनका अपना फैसला होगा कि वो मध्य प्रदेश की राजनीति या दिल्ली की राजनीति की तरफ रुख करते हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि वो नेता जो चिट्ठी लिखते हैं वो पहले ये देखें कि उन्होंने कांग्रेस के लिए क्या किया। वो ये भी साफ तौर पर कहते हैं कि हम कुछ गलतियां हमसे हुई, वो बिल्कुल इससे इनकार नहीं करते हैं। और उनका ये भी कहना है कि सबसे बड़ी गलती शायद कमलनाथ जी की सरलता रही कि वो कांग्रेस के वचन पत्र को गीता, बाइबल, कुरान मानकर उसे पूरा करने में डटे रहे, लेकिन वो ये मानते रहे कि उनके साथी भी उसी जोश से डटे हैं उनके साथ, लेकिन वहाँ उनसे चूक शायद हुई, क्योंकि वो ये मानते थे कि कांग्रेस के प्रति सभी का एक जैसा भाव है, समर्पण भाव है, सभी डटे हैं। वहाँ एक चूक हुई। लेकिन सज्जन सिंह वर्मा जी की पूरी बातचीत में अफसोस, निराशा से ज़्यादा मुझे लगता है भविष्य की तरफ देखने की एक ललक नज़र आती है, जो बहुत बेहतर बात है। और इसी बात को वो कंक्लूड करते हैं कि जयवर्धन, जीतू पटवारी, हनी बघेल और तमाम युवा नेता, उमंग सिंगार, इन सब के साथ सज्जन सिंह वर्मा, डॉक्टर गोविंद सिंह, रामनिवास रावत, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी का तो संरक्षण है ही, ये पूरी एक टीम जो है ये आगे बढ़ेगी। और उनका कहना है पहली हमारी नज़र नगरीय निकाय के चुनाव पर है, क्योंकि यहाँ हम बेहतर प्लेसमेंट कर पाए तो 2023 के मैदान को मारने में हमारी काफ़ी उम्मीदें परवान चढ़ेंगी। खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।